हेलो एवरीवन, दिस इज अबू स्नेही और आज हम डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को और करंट अफेयर्स को हमें कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करना है, इसको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। मिलिटेंट्स इन सीरिया कैप्चर डमास्कस एज असाद फ्लीज। तो ये एक बहुत ही डेवलपिंग न्यूज़ है। इसके बारे में मैंने दिसंबर के स्टार्टिंग में भी एक सेशन लिया था जहाँ पे मैंने बताया था कि ओवरऑल जो हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट की सीरिया में वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो उसी पे ये एक नया अपडेट आया है जिसमें जो सेंट्रल कैपिटल है सीरिया की वहाँ से अब जो गवर्नमेंट है वो निकल गई है। तो मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री दे रहा हूँ। उससे क्या है, आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी और एक ओवरऑल क्रोनोलॉजी में आप चीज़ों को समझ पाओगे। हुआ क्या कि बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में डिक्टेटर्स बहुत टाइम से एग्जिस्ट करते थे एंड दैट इज़ वाई इसको देखते हुए इन सारी अरेबिक कंट्रीज़ के अंदर एक मूवमेंट चला जिसमें बहुत सारे लोग सड़क पे आए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू करा और स्प्रिंग इसी को बोला गया अरब स्प्रिंग। तो इसका बेसिकली मतलब था, ये एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट था जिसमें लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड ये 2011 के अराउंड होता है और ट्यूनीशिया जैसे कंट्रीज से ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे अरेबिक वर्ल्ड में फैलता है और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी जाता है। होता क्या है कि इसको बहुत सारी कंट्रीज में इस अरब स्प्रिंग को जो डिक्टेटर्स हैं वो रोक देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज में ये सक्सेसफुल भी हो जाता है। जब अरब स्प्रिंग चालू होता है तब एक तरह से थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आती है कंट्रीज़ के अंदर मिडिल ईस्ट में एंड वहाँ से प्रॉब्लम्स थोड़ी और ज़्यादा चालू हो जाती है। क्योंकि होता क्या है, जो अरब स्प्रिंग थी ये पीसफुल प्रोटेस्ट की तरह से चालू हुआ था, बट बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स थे जिनको लगा कि ये एक अच्छा मौका है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इन प्रोटेस्टर्स को चुप कराने में बिजी है। और बाय द वे जितनी भी गवर्नमेंट थी, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स का यूज़ करा इन अरब स्प्रिंग के पीसफुल प्रोटेस्टर्स को चुप कराने के लिए एंड दैट इज़ वाई वो सक्सेसफुल भी रहे। तो यहाँ से बहुत से सारे रिबेल फोर्सेस निकल के आए जो कि अब हथियार को यूज़ करेंगे, आर्म्स को यूज़ करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो कि एक डिक्टेटोरियल या फिर एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आर्म्स का यूज़ क्यों करने लगे सिविलियंस। क्योंकि जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बुलेट्स को और वेपन्स को और इन सारे फोर्स को यूज़ करके लोगों का ये जो मूवमेंट है इसको रोका था या इसको स्लो डाउन करा था। तो इस टाइम बहुत सारे रिबल मूवमेंट्स भी चालू हुए जिसमें लोगों ने हथियार उठा लिए। तो यहाँ पे एक चालू हो जाता है सिविल वॉर, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार है सीरिया की वो खुद ही के लोगों से लड़ रही है, इसलिए इसको सिविल वॉर आप बोल सकते हो। फिर यहाँ पे क्या आता है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी पैदा होती है। इसी का मौका उठा के बहुत सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब ये चीज़ें चालू हो गई तो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आती है कंट्री में, तो बहुत सारी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी एक्टिव हो जाती है। इसमें आईसिस भी है और जिसको आप आईसिल भी बोल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आईसिल का मतलब जो एल है ये लेवांट एरिया है। लेवांट इराक और सीरिया के आसपास वाले एरिया को ही लेवांट बोलते हैं, बट कहीं पे आईसिस लिखा होगा, कहीं पे आईसिल लिखा होगा, वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। तो वो 2014 के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। देन जो अलकायदा है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसके छोटे छोटे ग्रुप्स निकल के आते हैं, वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये पूरा जो सीरिया है ये मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बट जाता है। एंड और क्या चीज़ है, एक और चीज़ है कि जैसे बहुत सारे जो रिबेल फोर्सेस थे उनमें से एक और रिबेल फोर्स निकल के आता है जिनका एम मिलिटेंसी का नहीं है, बट उनको मिलिटेंसी करनी पड़ रही है अपनी सेफ्टी के लिए, और ये है कुर्दिश लोग। यह कुर्दिश पीपल, ये एक एथनिक ग्रुप है जो कि टर्की, सीरिया, इसकी बॉर्डर पे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कुर्दिश लोग बहुत टाइम से ये बिलीव करते हैं कि उनका ये पूरा रीजन बिलोंग करता है एंड वो अपना एक कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। द थिंग इज़ कि ये भी रिबेलियन में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आइसिल है उसका एम कुछ और है, अलकायदा का एम कुछ और है, और जो रेबेल फोर्सेस हैं जो कि सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं उनका जो एम है वो डेमोक्रेसी लाना है। आइसिल और अलकायदा का एम डेमोक्रेसी लाना नहीं है। कुर्दिश लोगों का एम ये है कि बस उनको आप उनका एरिया ऑटोनॉमी में दे दो। ठीक है, तो कुर्दिश पीपल डू नॉट वांट कि वो कोई टेररिस्ट अटैक नहीं करना चाहते, वो खुद के लिए ऑटोनॉमी मांग रहे हैं,
लेकिन अलकायदा और आईसिल ये डेफिनेटली एक टेररिस्ट आउटफिट्स बन के वहाँ पे बैठे हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे रेबल ग्रुप्स हैं जो कभी कभी टेररिज्म करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते, बट उनका एम ये है कि अभी जो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है, जो असाद एक अभी एक पर्सनालिटी है जो वहाँ पे रूलर थे, और उनके जो फादर थे वो भी रूल करते थे, उसके बाद असाद के पास पावर आई, और ये पिछले बहुत सालों से असाद ही रूल करे थे वहाँ पे। तो अब क्या हुआ है, इनमें से ही कुछ रेबल फोर्सेस ने जो दमास्कस है, जो सीरिया की कैपिटल है, अब जाके उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो एक बार सीरिया की ज्योग्राफी देख लेते हैं, फिर ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो, सीरिया के नॉर्थ में टर्की है, ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा, जो कुर्दिश फोर्सेज हैं वो टर्की और सीरिया के अराउंड है, तो मतलब जो कुर्द्स हैं वो यहाँ पे कहीं होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे कहीं होंगे। उसके अलावा दमास्कस नीचे की साइड है, ये आपको नेम ध्यान रखना है, ये बहुत बार न्यूज़ में रहता भी है। फिर यहाँ पे एक इडलिब प्रोविंस है, ये यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन अलेपो एक सिटी है जो भी बहुत बार न्यूज़ में रहती है, इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है, ये भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में पहले कि ये सिटी किस कंट्री में है, या फिर ये सिटी दूसरी सिटी के कंपैरिजन में नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, तो आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए एटलीस्ट, जो कि ज़्यादा फेमस है। और सीरिया का एक जो हिस्सा है वो मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है, ऊपर टर्की है, इसके ईस्ट में इराक है, और साउथ में जॉर्डन है, एंड वेस्ट में लेबनन है। लेकिन साउथ वेस्ट में एक और रीजन है यहाँ पे जिसको बोला जाएगा गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स क्या है, एक ऐसा रीजन है जो कि इजराइल एंड सीरिया के बीच में एक कॉन्फ्रंटेशनल वाला एरिया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ज्योग्राफी के बारे में ध्यान रखनी है। फिर इसकी जो एक्चुअल फिजिकल ज्योग्राफी है, ये तो हमने पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखी। फिजिकल ज्योग्राफी में यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जिसका नाम है यूफ्रेटिस रिवर। ये यूफ्रेटिस रिवर, और देखो ऊपर से जा रही है टिग्रिस रिवर, जो कि सीरिया की जो एज है उसको टच करते हुए जा रही है। तो यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, उसी वो सिविलाइजेशन इन दोनों रिवर्स के अराउंड ही एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, और मेसोपोटामिया की जो एज है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कंटेम्प्रेरी एग्जिस्ट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे लेक अल असद है, सीरिया के अंदर ही नॉर्थ के साइड, एंड यहाँ पे एंटा लेबनन माउंटेन्स हैं। एंटा लेबनन माउंटेन्स लेबनन में नहीं है, वो सीरिया के अंदर है, लेकिन लेबनन के बॉर्डर के साथ लगते हुए है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको अब फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में भी ध्यान रखनी है, कैसे भी करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन वो बना सकते हैं। इसलिए मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और कॉन्टेक्स्ट भी आपको बताया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्राउंड पे कंट्रोल कौन कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सीरिया में बहुत सारे लोग कंट्रोल करते हैं। तो देखो, ये आज का मैप नहीं है, आज का मैप इस स्लाइड के बाद है जो हम डिस्कस करेंगे, बट बहुत टाइम तक 2023 तक ऑलमोस्ट मैप कुछ ऐसा ही दिखता था, जिसमें जो सबसे बड़ा एरिया है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो सबसे बड़ा रेड वाला एरिया है ना, ये वो एरिया है जो सीरिया की गवर्नमेंट के पास था। ठीक है, जो कि सीरिया की गवर्नमेंट के पास था, ये वो वाला एरिया था। तो आप देख सकते हो कि सीरिया की गवर्नमेंट, मतलब सीरिया की आर्मी और गवर्नमेंट, उनके पास पूरा सीरिया का कंट्रोल नहीं था, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक कंट्रोल था। एंड जो ऊपर वाला ये पोर्शन है येलो वाला, ये कौन है, यहाँ पे कुर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे रिजाइड करते हैं, जो कि कुर्दिश एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, और वो कुर्दिस्तान की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो उनके पास इतना बड़ा रीजन था। और बाय द वे मैंने आपको बताया कि जो कुर्द्स हैं उनका एम टेररिज्म फैलाना नहीं है, इसीलिए जो कुर्द्स हैं वो आइसिस या फिर आइसिल के अगेंस्ट हैं, और इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी। और यूएस जो है वो आइसिल या आइसिस के अगेंस्ट है, इसलिए उन्होंने कुर्द्स को बहुत ज़्यादा फंडिंग भी दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कैसे अलायंसेस बन रहे हैं। तो कुर्दिस्तान, जो कुर्दिश पीपल है वो इस साइड रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया के। ठीक है, और वो जो गवर्नमेंट है सीरिया की उसके भी अगेंस्ट है, वो आइसिस या फिर आइसिल के भी अगेंस्ट है, और वो जो अलकायदा वगैरह हैं उन सब के अगेंस्ट है। ठीक है, ये कुर्द्स इन सब के अगेंस्ट है। जो यूएस है वो आइसिल के अगेंस्ट भी थी और अलकायदा के अगेंस्ट भी थी। जो यूएस थी वो सीरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट थोड़ी बहुत थी, लेकिन क्या होता है, ईरान एंड रशिया दोनों साथ में आके जो सीरियन गवर्नमेंट है, जो सीरियन डिक्टेटरशिप है या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उसको सपोर्ट डिक्लेयर कर देते हैं। दैट इज वाई जो यूएस है वो अब इस सीरिया की सरकार के अगेंस्ट भी हो जाता है। फाइन, तो यहां पे ऐसे रीजनल अलायंसेस बन रहे हैं, आपको इस बार ध्यान रखना है।
रशिया और यूएस बहुत टाइम से डेफिनेटली एनिमी है, कोल्ड वॉर के टाइम से। एंड ईरान एंड यूएस भी आपस में बहुत टाइम से एनिमी है, मेनली इजराइल और पैलेस्टीन के इशू को लेकर। ठीक है, तो अब क्या किया यूएस ने कुर्द्स की फंडिंग स्टार्ट कर दी ऑब्वियसली। और जो ईरान है और जो रशिया है वो असद की गवर्नमेंट की फंडिंग कर रहा था। तो देखा जाए तो आइसिस और अल कायदा ये दोनों अकेले थे, मतलब इनका कोई इंटरनेशनल दोस्त नहीं था, एटलीस्ट ऑफिशियली तो नहीं था। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सऊदी अरेबिया, यमन एटसेट्रा, यहाँ से इनके कुछ लिंक्स रहे होंगे, बट ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। सो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यूएस क्या करता है, जब जो कुर्ड्स है ना, कुर्ड्स वो इस बॉर्डर वाले इलाके में, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल बॉर्डर है और कुर्दिस्तान कंट्रोल बॉर्डर है, इस बॉर्डर वाले इलाके पे जो आइसिल है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था। लेकिन यूएस की मदद से कुर्ड्स ने आइसिस को हरा दिया। और जैसे ही कुर्दिश लोगों ने आइसिस को हराया कुछ एरिया में, तो यूएस ने अपनी फंडिंग रोक दी और उन्होंने कुर्दिश को अपने आप छोड़ दिया, मतलब अपने हाल पर ही छोड़ के वो भाग गए। तो ये भी एक चीज़ हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, तो ये बेसिक से हिस्ट्री है जो आपको ध्यान रखनी है। और देखो, जो इदलिब की जो प्रोविंस है वो रेबल फोर्सेस के पास ऑलरेडी थी, और जो नीचे वाली प्रोविंस है ये भी रेबल के पास है। जो छोटा छोटा ब्लैक वाला रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आइसिस या फिर आइसिल के पास था। अब क्या हुआ है, अब देखते हैं ग्राउंड रियलिटी। ये है आज की ग्राउंड रियलिटी। ये जो रेड रीजन था ना पूरा, जो कि सीरिया के गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर था, वो अब सिर्फ इतना सा रह गया है। कितना सा रह गया है? सिर्फ और सिर्फ इतना सा रह गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, आप देखो ऊपर की साइड, मैंने आपको क्या बताया था कि जो कुर्दिश लोग हैं वो इस पूरे रीजन में, ये जो पूरा रीजन है, ऊपर टर्की वाला रीजन और इजराइल, सॉरी नॉट इजराइल, सीरिया का ये वाला रीजन, मतलब बॉर्डर के ऊपर भी और बॉर्डर के नीचे भी, ये पूरे रीजन में कुर्दिस्तान वो अपना एक जो उनका पहले सैकड़ों साल पहले एक रीजन हुआ करता था, उसको वापस रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टर्की की जो फोर्सेज हैं वो डेफिनेटली ये होने तो देगी नहीं। तो टर्की की जो आर्मी है वो कुर्दिश लोगों के अगेंस्ट है, और वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि आज की रियलिटी में ये पूरा रीजन टर्की की आर्मी के अंडर है। यहाँ पे आपको लिखा होगा, दिखा होगा, ठीक है, टर्की की आर्मी के अंडर है। और आपको अब सोचो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो कुर्द्स के अगेंस्ट है। कुर्द्स के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि कुर्द्स इराक और टर्की वाले रीजन को मिला के एक कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। फाइन, फिर भी जो कुर्द्स हैं उनका जो कंट्रोल है वो इस लोकेशन में अभी भी है। टर्की की आर्मी ऊपर अफरीन वाले रीजन में भी है। ये भी लोकेशन आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत टाइम से ये न्यूज़ में थी, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ है। ठीक है, अफरीन, ये आपको ध्यान रखना है। देन अब देखो, यहाँ पे तो सीरिया की गवर्नमेंट बाकी है सिर्फ, लेकिन सीरिया की कैपिटल दमास्कस, ये तो रेड एरिया के अंदर आती नहीं। क्यों? क्योंकि जो पूरा ये जो ग्रीन एरिया है, अब ये ऑपोजिशन फाइटर्स ने या फिर जो रेबल फोर्सेस हैं उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सारे रेबल फोर्सेस के खुद के इंडिविजुअल एजेंडा है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे रेबल फोर्स है वो इस वाली रेबल फोर्स के कंट्रोल के साथ कंप्लीटली एग्री करता है, ऐसा नहीं है। बस उन्होंने छोटा सा एक अलायंस बनाया और जो दमास्कस है उसको अब ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ जो सीरिया है वो अब रेबल फोर्सेस के पास ही है। अब वो उन्होंने जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी या डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी उनको दमस्कस से निकाल दिया है। और इसलिए जो असाद है, आप न्यूज़ सुनोगे, वो अभी कहाँ है? रशिया। ऐसा क्यों है? वो अलायंस मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो अब आपको ये भी समझ में आएगा कि वो रशिया या फिर मॉस्को ही क्यों गया, कहीं और क्यों नहीं गया भागकर। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट से आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। लेकिन अब डर ये है, क्योंकि यहाँ पे यूएस भी जा चुका है, क्योंकि यूएस ने कुर्द्स की मदद से आइसिस को थोड़ा सा हरा दिया था, और उसके बाद वो चले गया कुर्द्स को अपने हाल पे छोड़ के। और टर्की जब कुर्द्स पे हमला कर रहा था तब यूएस कुर्द्स की मदद करने नहीं आया। तो आइसिस पे कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। ऊपर से जिस ग्रुप ने अभी रिसेंटली असद को हटा के कब्जा किया है, वो एक ऐसा आउटफिट है, HTS हयात तहरीर अल-शम, जो कि पहले अलकायदा से अफिलिएटेड था। ठीक है, उसका नाम नुसरा फ्रंट हुआ करता था पहले। तो ये अलकायदा से ही अफिलिएटेड था, फिर वहाँ से हट गया, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे छोटे छोटे फैक्शंस हो जाते हैं डिसएग्रीमेंट्स के कारण। तो अब इनका यहाँ पे राइज हो रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि जो आइसिस है या फिर जो आइसिल है उसके जो एरियाज़ हैं वो भी बढ़ेंगे धीरे धीरे, और उसका भी राइज होगा, अलकायदा भी यहाँ पे वापस लौट के आएगा। सो बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम एंड कन्फ्लिक्टिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो यहाँ पे हो चुका है। फाइन, तो आई होप जितनी मैंने आपको हिस्ट्री बताई है इस रीजन की ज्योग्राफी से लिंक करके, वो आपको समझ में आई हो और आपको याद भी रखनी है। अगर नहीं आया है, कुछ भी पॉइंट मिसिंग है, तो प्लीज़ इसको दोबारा से देखना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो यही हुआ है अभी, जो HTS बहुत सारे रेबल फोर्सेस थे, जिसमें से एक ग्रुप का नाम ये है, उन्होंने दमस्कस पे कब्जा कर लिया है। और जो असद
बाय द वे इनके जो फादर थे वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, फिर असद 13 साल से पिछली बार, मतलब 13 साल नहीं, उससे भी पहले से रूल कर रहे हैं। ये जो सिविल वॉर है 13 साल से चल रहा है, अरब स्प्रिंग से ये चालू हुआ था एक तरह से, ये आप मान सकते हो। जो असद है वो छोड़ के सीरिया को, मॉस्को भाग गए हैं। अब आपको पता है कि वो मॉस्को ही क्यों गए। फाइन। नाउ मिलिटेंट्स ऑल्सो डेल्ट विद अ मेजर ब्लो टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया एंड ईरान। रशिया एंड ईरान के सपोर्ट के बाद भी जो असद की गवर्नमेंट है और जो आर्मी है वो मिलिटेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड जो मिलिटेंट्स हैं, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, जो दमास्कस है वो तो कैपिटल थी, तो दमास्कस के अंदर बहुत सारे फॉरेन ऑफिसर्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के होंगे। तो ईरान का भी वहाँ पे एक फॉरेन ऑफिस था या फिर एम्बेसी थी। तो अब मिलिटेंट्स ने ईरान की एम्बेसी पे भी हमला करा। अब आपको पता है कि मिलिटेंट्स ने ईरान की एम्बेसी पे हमला क्यों करा? क्योंकि ईरान जो है वो असद की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा था और मिलिटेंट्स असद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। तो अब ये न्यूज़ आपके समझ में आएगी इस पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी जो मैंने आपको दी है उसके बाद। जो यूएई और इजिप्ट हैं, ये दोनों यूएस के अलाइज हैं बाय द वे। ठीक है, एंड उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है अब, क्योंकि यूएई और इजिप्ट दोनों यूएस के काफ़ी क्लोज अलाइज बन चुके हैं। जो HTS मिलिटेंट्स हैं, दे हैव स्टार्टेड अटैक ऑन द कुर्दिश लेड फोर्सेस। अब ये जो ग्रुप है जिन्होंने दमास्कस पे कब्जा करा है, अब ये कुर्दिश फोर्सेस पर भी अटैक करना चालू कर देंगे। अब ऐसा क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो रेबल है उनको एक तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है वो भी नहीं पसंद उनको, इसलिए ईरान एंड रशिया भी नहीं पसंद। मिडिल ईस्ट में यूएस को तो कोई पसंद करता ही नहीं है, स्पेशली रेबल फोर्स तो नहीं करेगी। कुर्दिश पीपल सीरिया का एक बहुत बड़ा चंक अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए रेबल फोर्सेस अब उन पर भी अटैक करेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कॉन्व्यूलेटेड सिनेरियो बन चुका है। एंड अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यहाँ पे यही होगी कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल थ्रेट बन के आएगा, जिसके कारण बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस की यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। एंड इस दौरान, वॉर के दौरान, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो GS1 सोसाइटी में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि फ़िलहाल अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि ओवरऑल जो वर्ल्ड है वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को क्या 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 खतरे हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसकी प्रिजर्वेशन में, अगर ये वर्ल्ड बेस्ड क्वेश्चन है तब आपका ये आंसर बहुत बड़ा होगा, जिसमें आप एक पॉइंट ये लिखोगे कि वॉर के कारण जो यूनेस्को ने जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प्रोटेक्ट करी है उनका डिमोलिशन होता है और उन पे खतरा रहता है। बहुत बार देखा गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, तो रेबल फोर्सेस क्या करेंगे, वो पुराने जो सिविलाइजेशन है उसके जो रुइंस हैं और बचे हुए बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको वो तोड़ देंगे, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो वॉर के कारण क्या होता है, जो हेरिटेज है वो भी उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बीजेपी एक्यूजेस केरला गवर्नमेंट ऑफ फेलिंग टू यूटिलाइज सेंट्रल फंड्स। अब यहाँ पे ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, उसमें हमें नहीं जाना, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से कुछ पर्टिकुलर स्टैटिक पोर्शन न्यूज़ में आ गया है, वो हमें समझना है। तो यहाँ पे जो सेंटर है उन्होंने केरला को अक्यूज़ करा है कि उन्होंने ढंग से सेंटर का जो एड है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड को या फिर जो NDRF है उसका यूज़ ढंग से नहीं करा लैंडस्लाइड्स के वायनाड में। अभी जो क्लेम करा है उस पर हम नहीं जा रहे, फाइन, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो यहाँ पे लिखी है। तो अभी रिसेंटली वायनाड में लैंडस्लाइड्स थी, इसके ऊपर मैंने जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसका एक छोटा सा सेक्शन मैंने इस वायनाड लैंडस्लाइड्स पर ही बनाया था। और कल भी मैंने आपसे बात करी थी कि वायनाड लैंडस्लाइड्स में एक बहुत बड़ा डैम था जो कि टूट गया था एंड उसके कारण लैंडस्लाइड्स और ज़्यादा ख़राब हो गई थी वायनाड के अंदर। एनीवे, अब यहाँ पे हुआ क्या है ये आपको एक बार स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हैं, फिर ये न्यूज़ थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। अब आप खुद देखो कि अगर किसी भी स्टेट में कोई ऐसी बहुत बड़ी नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, क्योंकि आप खुद देखो ना कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो अपना टैक्स और जो नॉन टैक्स रिसीट है उसको इकट्ठा रखते हैं, उसके बेसिस पे वो बजट चलाते हैं अपना। लेकिन कोई ऐसी आपदा आ गई जिसका मेंशन बजट में था ही नहीं या उसके लिए अलग से कुछ बजट में फंड साइड में रखा नहीं था, तो उस आपदा से वो कैसे डील करेंगे? इसलिए 2005 में एक एक्ट पास होता है। बाय द वे इससे पहले भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट था, बट हम 2005 की बात करेंगे। तो 2005 में एक एक्ट पास होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इसके थ्रू दो बॉडीज बनती है, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दूसरी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि हर स्टेट में होती है। ठीक है, हर स्टेट में क्या है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डेफिनेटली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक ही है पूरे इंडिया में। फाइन, ये दोनों ऐसे इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं इस एक्ट के अंदर। अब इसमें क्या होता है, ये जो अथॉरिटीज़ है दोनों सेंट्रल लेवल पे जो नेशनल DMA है वो एक फंड मैनेज करेगी, और स्टेट लेवल पे हर स्टेट में जो SDMA है वो अपना एक फंड क्या करेगी, उसको मेंटेन करेगी। तो NDMA
का जो फंड है उसको बोल देंगे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, और जो SDMAs का फंड होता है उसको बोल देंगे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। तो इसमें क्या है, अलग से पैसा डाल के रख देंगे। तो अगर कोई बड़ी एक डिजास्टर भी आती है तो स्टेट को अब पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि अलग से एक फंड बना दिया है जिसमें पैसा डला हुआ है। वो इसीलिए बनाया कि अगर कोई डिजास्टर आए तो उसको यूज करा जा सकता है। फाइन। तो अब कोई स्टेट है, उसका SDRF भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस SDRF में अब आपके दिमाग में दोबारा क्वेश्चन आना चाहिए, इस SDRF में पैसा डालेगा कौन? तो इस SDRF में पैसा 75% जो है वो सेंटर डालता है, और बचा हुआ 25% कौन डालता है? स्टेट खुद, ठीक है। और कोई यूनियन टेरिटरी है तो वो भी खुद डाल देगी। लेकिन ये वो स्टेट्स हैं जो कि नॉर्मल कैटेगरी के हैं। कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं जो उस इलाके में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजास्टर आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिजास्टर आए जा रही है। तो ये जो 25% स्टेट का हिस्सा है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन स्टेट्स के लिए सेंटर 90% खुद से डालता है SDRF के अंदर, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ 10% है वो स्टेट अपना डालेगा। और ये कौन कौन से स्टेट्स हैं? यूजुअली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, जो अब यूनियन टेरिटरी है। तो ये तीनों चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर स्टेट के अंदर कोई डिजास्टर आती है तो क्या होगा? उसके पास दो उपाय हैं। एक तो उसके पास 2005 के एक्ट के अंदर एक SDRF बना हुआ है जिसमें उसने खुद ने 25% पैसा डाला है और सेंटर ने उसको 75% पैसा दिया है। अगर वो स्पेशल कैटेगरी का है तो सेंटर उसको 90% दे देगा और वो खुद 10% इसमें डाल देगा। कोई डिजास्टर आई, SDRF से स्टेट ने पैसा यूज कर लिया, लेकिन क्या होगा जब ये SDRF का पैसा कम पड़ जाए? तो इसलिए एक NDRF भी सेंटर ने बना रखा है, जो हमने अभी देखा। जब स्टेट के पास पैसा कम पड़ जाएगा या फिर किसी और चीज के लिए, तब NDRF से भी पैसा स्टेट को दिया जा सकता है। और ऑब्वियसली NDRF का पैसा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही रखा हुआ है। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू स्टेट जो है वो डिजास्टर के टाइम पैसा या कोई भी रिलीफ फंड एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एंड यही बोला जा रहा है अभी कि जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है केरला का, उसने जो पैसा नेशनल NDRF से आया है उसको ढंग से यूज नहीं करा। अब ये क्लेम कितना सही है कितना नहीं है वो डिबेट में हम नहीं जाएंगे, बट ये जितना भी यहाँ पे डिटेल्स मैंने आपको बताया है पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में और जितने भी फंड्स हैं उसके बारे में, प्लीज़ उसे याद रखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है और मेंस में GS3 में भी क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अ गुड बिगिनिंग बट चाइना नेगोशिएशंस मस्ट कंटिन्यू। तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन हैं वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाते रहते हैं। 1962 के वॉर के बाद जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई। 90s में देखा कि जो रिलेशनशिप है थोड़ी और इंप्रूव हुई। उसके बाद चलते चलते 2016 से 2019 तक एक अच्छा फेज था इंडिया चाइना रिलेशनशिप का। लेकिन उसके बाद COVID-19 आता है जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से जूझ रहा है COVID-19 के दौरान 2020 के अंदर, तब चाइना को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है? चाइना चाहता है कि वो अपनी बॉर्डर्स को एक्सपैंड करते। इसी को उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी माना जाता है। मतलब ऑब्वियसली चाइना को पता है कि उसके आसपास जितने भी कंट्रीज हैं वो COVID-19 से डील करने में बिजी है, तो क्यों ना इस मौके पर हम आसपास वाली कंट्रीज के जो बॉर्डर्स हैं उनमें इन्वेड कर दें और अपनी जो बॉर्डर है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें। इसलिए उन्होंने इंडिया के लद्दाख और अरुणाचल इलाके में धीरे धीरे आना चालू करा। जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे भी कुछ कंट्रीज में उसने एक्सपेंशन चालू करा। जापान में कुछ आइलैंड्स है जिस पे एक्सपेंशन की उसने कोशिश करी। कोरिया और ताइवान को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स दिए। साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे जाके छोटे छोटे उसने आइलैंड्स बनाने चालू कर दिए, ठीक है। तो मतलब चारों दिशाओं में चाइना अपनी बॉर्डर्स को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था और वो चीज़ उसने इंडिया में भी कोशिश करी, मेनली अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में, और मेनली लद्दाख में ही, ठीक है। तो 2020 के बाद जो हमारे टाइज हैं इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के कारण चाइना के बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इसी के कारण बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं और चाइनीज सोल्जर्स हैं वो आपस में लड़ते भी हैं। एक्चुअली 90s के अंदर एक ऐसी पॉलिसी इंडिया और चाइना ने साइन करी थी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? जो पूरा लद्दाख का रीजन है उसका वो पोर्शन जो कि चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है और जो बचा हुआ इंडिया वाला लद्दाख है, इन दोनों के बीच में जो अभी एक्चुअली ग्राउंड पे लाइन है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोल देते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास कोई भी गोली नहीं चलाएगा, कोई भी गन फायर नहीं होगी। इसलिए बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे, न्यूज़ भी सुनी होगी कि इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स आपस में फिजिकली लड़ रहे थे। कुछ स्टिक्स को यूज़ करा उन्होंने, कुछ स्टोन्स को भी यूज़ करा।
उसके कारण बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स इंजर भी हुए और अनफॉर्चुनेटली कुछ को मार्टिरडम भी मिला। सो द थिंग इज कि जो ओवरऑल रिलेशनशिप थे वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई 2020 के बाद। अब धीरे करते 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 24 में 2 मीटिंग्स होती है इंडिया और चाइना के फॉरेन आउटलेट्स की, और एक मीटिंग नॉर्मली होती है, दूसरी मीटिंग ब्रिक्स समिट में होती है। और इसमें ये देखा जाता है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो यहाँ से जाती है, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एटलीस्ट यहाँ पे जो कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स अभी बने हुए हैं ग्राउंड पे, वहां पे डिसएंगेजमेंट करना चालू किया जाए। डिसएंगेजमेंट मतलब जिस तरह से दोनों फोर्सेस एक दूसरे को एक दूसरे के सामने खड़ी थी और कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी, तो उसको कम करना है और डी एस्केलेट करना है पूरे प्रोसीजर को। फाइन। तो होता क्या है यहाँ पे, स्पेशली अभी रिसेंटली 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स को हाईलाइट करा गया। एक है दपसांग प्लेन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरा है देमचौक रीजन जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोनों जगह क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स थोड़े से पीछे हटे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे या एक्चुअल जो एक तरह से अग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो अभी पब्लिक नहीं हुआ है। तो किसी को नहीं पता कि एक्चुअली डिसएंगेजमेंट या फिर डी एस्केलेशन का मतलब क्या है, ठीक है, ये अब तक नहीं पता। हाँ, उसको पढ़ के आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है, बट एक्चुअली क्या डिसाइड हुआ है वो चीज़ें पब्लिक नहीं हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ से ऐसे जाता है, और यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे लोकेशंस मेंशन है जो आपको ध्यान रखनी है, और नॉर्थ टू साउथ वो अरेंज्ड है, इस तरह से आपको पता भी होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, फ्यूचर में भी आएंगे। तो ऊपर की साइड है बेग ओल्डी, फिर है देपसांग प्लेन, उसके बाद गलबान वैली, उसके नीचे आते हैं हॉट स्प्रिंग्स, फिर देमचौक यहाँ की साइड आता है। ये ऐसे कुछ पोर्शन है जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के कॉन्फ्लिक्ट के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ इसकी चीज़ें पब्लिक नहीं है, तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनको पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन पूछे गए कि आपने जो डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के ये अग्रीमेंट साइन करे हैं वो एक्चुअली कहते क्या है। तो उन्होंने अभी भी ऑब्वियसली जो एक्चुअल अग्रीमेंट है उसकी डिटेल्स नहीं दी है, बट कुछ थोड़ा बहुत हिंट दिया है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एडिटोरियल उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट में जो उन्होंने आंसर दिया उसके ऊपर ही है। इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें लिखी है जो मैंने आपको समझा दी अब तक, बट कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पे इंक्लूड करने ज़रूरी है। जैसे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो साइन हुआ उसमें दोनों साइड्स ने अपने जो ट्रूप्स हैं उनको थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से थोड़ा सा पीछे बुला लिया है, इसी को पार्शियल डिसएंगेजमेंट बोला गया है। लेकिन जो डी एस्केलेशन की भी बात हुई है उसका एक्चुअल मतलब क्या है ये अभी अभी भी हमें नहीं पता, ठीक है। देन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोल दिया कि अभी चाइना के जो सप्लाई चेन है उसके साथ वापस इंटीग्रेट करने का कोई आइडिया अभी नहीं है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है उस पर अभी नहीं जा रहे, मतलब अभी जो अग्रीमेंट साइन हुआ है वो सिर्फ यही है कि ये जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट्स है देपसांग और देमचौक, यहाँ से हम पीछे जाएंगे, डिसएंगेज करेंगे, डी एस्केलेट करेंगे, बस। अब चाइना के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उनको वापस इंप्रूव करने की कोशिश करी जाएगी या नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है अब तक, ठीक है। देन जो इंडिया के पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उन पे अभी तक कोई क्लियर आंसर नहीं मिला है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, चाइना ने कितना लैंड इंडिया का एलएसी के अंदर ले रखा है या नहीं ले रखा, इसकी भी रियलिटी या इसकी जो ग्राउंड रियलिटी वो अभी तक गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं करी है। देन कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग यहाँ पे बोली थी, मतलब चाइना और इंडिया ने जो अग्रीमेंट साइन करा है उसमें 3 चीज़ें उन्होंने बोली है, एक तो डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग क्या होता है कि ये एलएसी है या ये कोई रीजन है, तो यहाँ पे पहले इंडियन ट्रूप्स आके पेट्रोल करके चले आएंगे, फिर चाइनीज आके करके चले जाएंगे। इससे क्या होगा, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे और आपस में जो एस्केलेशन हो जाता है कभी कभी वो नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी ये जो कंट्रोल पेट्रोलिंग इन्होंने साइन करी है इसका मतलब क्या है, ये रात में करेंगे, दिन में करेंगे, कितने सोल्जर्स जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, क्या उनके पास हथियार होंगे, क्या नहीं होंगे, वी डोंट नो कि क्या अग्री हुआ है, अब तक ये नहीं पता, ठीक है। देन जो चाइना का एक्शन है 2020 के बाद, क्या उसने क्या उससे जो ओवरऑल स्टेटस को है ज़मीन पे क्या वो बदला है या नहीं, मतलब क्या जो एलएसी है उसके इधर चाइना की बॉर्डर शिफ्ट हुई है या नहीं हुई, इस पर भी अभी कोई डिसीजन या कोई अच्छा सा आंसर नहीं मिला है मिनिस्टर के थ्रू। देन बहुत सारी रिपोर्ट्स अभी ये सजेस्ट कर रही है, ये चीज़ ऑथर बोल रहे हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश का जो यांगत्से एरिया है, अभी यांगत्से एरिया कहाँ है, अरुणाचल के एकदम जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे तवांग डिस्ट्रिक्ट है, उसी के अंदर आता है ये यांगत्से एरिया, ठीक है। तो ये जो यांगत्से एरिया है तवांग के अंदर, यहाँ पर जो चाइनीज़ हैं वो पेट्रोल करने आते हैं उनके सोल्जर्स, तो इस पर भी गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। तो क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है ये यहाँ पे बताया रखा है
और हमें क्या पता है सिटीजन्स को, वो चीज़ भी यहाँ से आई होप कि आपको कुछ समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। द इशू ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एमिशंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, क्योंकि मैंने जब आपको पूरे नवंबर में जो COP29 हो रही थी उसके अंदर ये बताया था कि ग्रोथ करने के लिए जिस टाइप का ग्रोथ का मॉडल है ना अभी पूरे वर्ल्ड का, उसके लिए एमिशन करना पड़ेगा ही, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट वो एक ऐसा अननेसेसरी ईविल है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एमिट नहीं करेंगे तो शायद ग्रोथ ना हो पाए। लेकिन जो ऑथर है ना वो कुछ एक स्टेप आगे जाके बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने शायद अपनी जो ग्रोथ है उसको एमिशन से थोड़ा सा अलग कर दिया है। इसका मतलब ग्रो होने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चाहिए, ये मान लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चाहिए। इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ज़्यादा कोल से बनती है। इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो बड़े बड़े जनरेटर्स हैं वो डीजल पे चल रहे हैं। इन इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, कार्स हैं, सीमेंट है, उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। तो आपने इंडस्ट्री बनाई ग्रोथ के लिए, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपने एनवायरनमेंट में एमिट भी कर दी, तो कार्बन एमिशन भी हो रहा है और ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन जो ऑथर है वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया के पास हमें ये ज़रूरत है कि इस कार्बन के एमिशन को हमारी जो ग्रोथ है उससे डीकपल करें या उससे ख़त्म अलग कर दें। और ये बोल रहे हैं कि इंडिया कुछ हद तक डीकपल कर चुका है। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो यहाँ पे लिखा है, ये आप मेंस में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और ये जो कीवर्ड है डीकपलिंग, ये भी आपको यूज़ करना है। क्या लिखा है यहाँ पे, पिछले अगर आप 2005 से 2019 तक की ग्रोथ रेट देखो तो ऑन एवरेज इंडिया की जो जीडीपी है वो 7% पे ग्रो हुई है। लेकिन इंडिया में जो एमिशन है ना ग्रीन हाउस गैसेज के, वो सिर्फ 4% पे ग्रो हुए इन सालों के अंदर। दैट मीन्स इंडिया ने अपनी ऑलमोस्ट 3% की जो जीडीपी ग्रोथ है वो एमिशन के बिना करी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये शो करता है कि डेवलप्ड कंट्रीज हमें बोलती हैं कि भाई तुम्हारी कंट्री तो बहुत ज़्यादा एमिशन कर रही है, लेकिन ये जो डेटा है उसके अगेंस्ट जा रहा है। मतलब इंडिया सक्सेसफुली अपने जो एमिशन है उसको डीकपल कर चुका है इकोनॉमिक ग्रोथ से। और इकोनॉमिक सर्वे ने भी बाय द वे ये चीज़ बोली है इस साल के, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एमिशन से डीकपल हो चुकी है। कपल मतलब एमिशन और ग्रोथ साथ में चल रहे हैं, डीकपल मतलब ग्रोथ अलग हो रही है, एमिशन पे डिपेंड नहीं कर रही, या फिर ग्रोथ के कारण एमिशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाता है लिंक ग्रोथ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बीच में। अब ये भी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही जा रही है, लेकिन एमिशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे, ये हो जाता है आइडियल सिनेरियो। इनफैक्ट इस केस में तो एमिशन कम और हो जाता है। ठीक है, लेकिन रिलेटिव डीकपलिंग क्या होती है, इसमें जीडीपी भी बढ़ती है, एमिशन भी बढ़ते हैं, लेकिन जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ती है, एमिशन उतनी तेजी से बढ़ नहीं पाते। इसका ये मतलब है कि ग्रोथ जो है या जो जीडीपी है वो एमिशन पे थोड़ी तो डिपेंडेंट है, लेकिन पूरी डिपेंडेंट नहीं है। इसको बोलते हैं रिलेटिव डीकपलिंग, जो कि इंडिया का केस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये बहुत बड़ा एक आंसर है ग्रीन ग्रोथ और डी ग्रोथ के बीच में। ग्रीन ग्रोथ क्या होती है, एक ऐसी ग्रोथ जिसके कारण एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन है वो कम हो, उस ग्रोथ को कहते हैं ग्रीन ग्रोथ। मतलब ऐसी जीडीपी का इंक्रीमेंट जिससे ओवरऑल एनवायरनमेंट को हार्म कम हो, तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट डीकपलिंग का रिजल्ट। फिर होता है डी ग्रोथ। डी ग्रोथ मतलब कर्बिंग ग्रोथ टू रिड्यूस रिसोर्स यूज। डी ग्रोथ क्या होता है कि आपको जीडीपी, अगर आपको एमिशन कम करने हैं तो जीडीपी भी कम करनी पड़ेगी, या जीडीपी कम होगी तभी एमिशन कम होंगे। इसको कहते हैं डी ग्रोथ। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन इंडिया क्योंकि अभी रिलेटिव डीकपलिंग पर है, तो हम कंप्लीटली ग्रीन ग्रोथ तो नहीं पहुंच सके, लेकिन जो डी ग्रोथ है उसको डेफिनेटली हम अवॉइड करके ग्रीन ग्रोथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और एक पॉइंट आएगा जहां पे हम एब्सोल्युटली डीकपल भी कर लेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। फाइन। जो मेजर सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे रिलेटिव डीकपलिंग अच्छे से हो चुकी है। ये दोनों को एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस ये है कि अभी इंडिया के जो एमिशंस हैं वो पीक नहीं करें। पीक मतलब अगर मैं एमिशन का ग्राफ बनाऊं इंडिया का, तो मान लेते हैं यहाँ पे 2000 का सन लिखा है, यहाँ पे मैंने 2010 लिख दिया, 2020 लिख दिया, ऐसे करते करते मैंने यहाँ पे 2050 लिख दिया। ठीक है, तो इंडिया के जो एमिशन है ना वो हर साल ऐसे बढ़ते जा रहे बढ़ते आ रहे हैं। अभी हमारा जो ग्राफ है ना वो ऐसे नहीं हुआ है कि भाई अब एमिशन जो है वो जितने बढ़ने थे बढ़ गए, अब से वो गिरेंगे। ऐसे पीक नहीं हुए हमारे एमिशन, हमारे एमिशन बढ़ रहे हैं। मतलब कुछ साल बाद जाके शायद वो पीक हो, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अभी भी हम हमारे जो एमिशन है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। इसलिए तो हम रिलेटिव डीकपलिंग के अंदर है, एब्सोल्यूट डीकपलिंग के अंदर नहीं है।
ग्लोबल कंपैरिजन भी देखा जाए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं एब्सोल्यूट डीकपलिंग को अचीव करने के लिए। तो ये आपको प्रॉब्लम पता होगी तब आप सोल्यूशन भी सोच पाओगे। गेमीफाई इंडियाज स्किल इनिशिएटिव। अब ये जो पूरा आर्टिकल है यहाँ पे लिख रखा है कि कैसे जो गेमिंग होती है या जो गेमिंग के पीछे कोई भी गेम बनाने के पीछे जिस तरह से माइंडसेट यूज़ होता है उसको यूज़ करके हम स्किलिंग कर सकते हैं। तो वो जो आर्ग्यूमेंट है इनका वो थोड़ा सा ही रेलेवेंट है, लेकिन जो डेटा इन्होंने दिया है ना स्किल्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्होंने डेटा मेंशन किया है वो गवर्नमेंट का खुद का डेटा है, इसलिए वो आपके काफ़ी काम भी आएगा। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पे। ये लिखा है कि इंडिया में जो स्किल्स हैं लोगों के पास बहुत कम है। एक तो ये चीज़ लिखी है। इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा है इसी साल का, वो एस्टिमेट करता है कि ऑलमोस्ट 79 लाख जो लोग हैं या जो न्यू जॉब्स हैं वो हमें चाहिए नॉन फार्म सेक्टर के अंदर 2030 तक। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इकोनॉमिक सर्वे खुद बता रहा है कि इंडिया में जॉब्स की कमी है और 2030 तक हमें नॉन फार्म सेक्टर में, नॉन फार्म सेक्टर मतलब जो ओवरऑल सेकेंडरी या फिर टर्शरी सेक्टर हो गया इकोनॉमी का, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा, यहाँ पे हमें कम से कम 79 लाख जॉब चाहिए 2030 तक। ये डेटा आपको याद रखना है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब मिसमैच हो जॉब सीकर की स्किल में और इंडस्ट्री की डिमांड में। पहली बात तो जॉब्स ही नहीं है, और जो जॉब्स है भी उनकी जो डिमांड है स्किल्स की वो बहुत ज़्यादा है, और जो जॉब सीकर के पास या जो अनएम्प्लॉयड है उनके पास जो स्किल है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसमैच भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई इतने कितने लोग इंडिया में हैं जो कि स्किल्ड हैं। तो देखा जाए तो अब अगेन ये गवर्नमेंट का डेटा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है 2022-2023 का, वो बताता है कि सिर्फ 21% जो इंडिया का यूथ है उसके पास वोकेशनल या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग उसको मिली है। ठीक है, सिर्फ 21% ऑफ यूथ के पास, मतलब जो 80% हमारा यूथ है उसके पास ना तो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है ना ही कोई टेक्निकल ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे जो मिसमैच की बात हो रही है कि जॉब सीकर्स के पास वो स्किल्स नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए, वो इस डेटा से प्रूव हो रहा है जो कि गवर्नमेंट का खुद का डेटा है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जो गवर्नमेंट के खुद के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो ये बोलते हैं कि 51% जो ग्रेजुएट्स हैं इंडिया में वो एम्प्लॉयबल हैं। मतलब सिर्फ 51% एम्प्लॉयबल हैं, जो 49 बचे हुए हैं परसेंटेज ग्रेजुएट्स वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है इंडिया के अंदर, और ये गवर्नमेंट के खुद के एडवाइजर कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा ये इसमें जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का डेटा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस पर तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। फाइन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्लाइड आपके सामने है, प्लीज़ पॉज करके इसको आप याद रखो। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें हमारे यूथ को इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स देनी है। ठीक है, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स, ये जो कीवर्ड है ये आप कहीं यूज़ भी कर सकते हो मेंस के अंदर। इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स, सिर्फ रैंडम स्किल्स नहीं देनी, ये रैंडम चीज़ें नहीं पढ़ानी उनको। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स क्या है। बट फिलहाल जो इंडिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसके अंदर फोर्थ मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चल रहा है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बिग डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, इन टेक्नोलॉजीज़ की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो अभी चल रहा है वो 4th नंबर का है वर्ल्ड में, और वो इन्हीं टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यही स्किल्स देनी पड़ेगी हमें, और यही है इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स। एक और चीज़, 60% जो एमएसएमई की वर्कफोर्स है उनके पास डिजिटल स्किल्स की कमी है। एमएसएमई मतलब जो बहुत छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके जो वर्कफोर्स है उनके पास डिजिटल स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये जो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स हैं इंडस्ट्री 4.0 रिवॉल्यूशन के लिए, वो एमएसएमई सेक्टर के पास भी नहीं है। ठीक है, देन गवर्नमेंट ने डेफिनेटली जो समर्थ उद्योग भारत 4.0 इसको लॉन्च करा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब लोग इस पोर्टल को यूज़ कर पाएंगे, जब उनके पास खुद के पास डिजिटल स्किल्स होंगी और डिजिटल लिटरेसी होगी। इन दोनों की ही कमी है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें। तो इन्होंने बताया कि गेमिफिकेशन को यूज़ करना है और सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग भी देनी है। सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग होता है कि कोई बिजनेस अगर कोई रन कर रहा है तो उसको एक छोटा सा बहुत ही छोटा जो उसका जो जितना बड़ा बिजनेस मॉडल है उसका एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोटाइप बना के उसको दे दिया जाए, वो उससे थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा काम करे, उसमें खेले, और फिर उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इस छोटे छोटे सिमुलेशन जो पैकेजेस हैं उनके थ्रू बड़े बिजनेसेस अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को इस सिमुलेशन के अंदर देख सकते हैं कि वो कितना दूर जाएंगे कितना दूर नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ पर बस यही सजेशन है
लेकिन जो डेटा यहाँ पे मेंशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। शुड एआई बी ब्लेम फॉर स्पोरेडिक ले ऑफ्स इन बिग टेक? सी इंडिया में लीगली बात करें तो दो टर्म आप सुनने को मिलेंगे आपको, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मेनली मतलब होता है कि अब वो जो बंदा है, वो जो कोई भी पर्सन है, वो उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम अब से नहीं करेगा, मतलब अब उसकी वहाँ पे जॉब नहीं है। ये हो जाता है रिट्रेंचमेंट का मतलब, ठीक है। ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान की जो जॉब है वो चली तो गई, लेकिन अगर इंडस्ट्री को लगे कि ठीक है अब हम उसको वापस बुला सकते हैं तो उसको वापस बुला भी सकते हैं। और बहुत टाइम लाइक इंडिया में भी लीगल प्रोविजन है कि अगर आप रिट्रेंचमेंट नहीं कर रहे, मतलब पूरा जो है कंपनी से उस पर्सन को निकाल नहीं रहे 100%, और अगर आपने ले ऑफ का ये जो टर्म यूज़ करा है तो आपने कंपनी से उसको बहुत ही मीडियम टर्म के लिए लिखा निकाला है, और आप तभी उसको ले ऑफ कर सकते हो जब कंपनी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, एंड इस प्रोसेस के अंदर कंपनी को ना कुछ परसेंटेज 50% के अराउंड इस पर्सन को कुछ महीने की सैलरी भी देनी पड़ती है। तो ये ले ऑफ का प्रोसीजर होता है और ये रिट्रेंचमेंट से डिफरेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये बोला जा रहा है कि क्या एआई के कारण जॉब लॉस हो रहा है या नहीं, उस पर ये छोटा सा एक डिबेट टाइप एक आर्टिकल है, उसको समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो ये एक डेटा है जो यहाँ पे मेंशन है कि 1 लाख से ज़्यादा जो टेक कंपनीज में वर्कर्स थे, उनकी यूएस के अंदर या यूएस की जो कंपनीज है उनके अंदर जॉब्स चली गई हैं या उनको ले ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये डेटा है 2023 का। ये नंबर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट समझने के लिए आपको डेफिनेटली एक आइडिया लग ही रहा है कि ले ऑफ तो बहुत ज़्यादा हो ही रहे हैं। अब ले ऑफ अभी जो हो रहे हैं, क्या वो एआई के कारण हो रहे हैं या क्यों हो रहे हैं? तो एक चीज़ बोली जा रही है, देखो सारी चीज़ें एआई पे ब्लेम नहीं करी जा सकती, क्योंकि पहली चीज़ 2008 से पहले एक बहुत बड़ा बूम फेस चल रहा था। बहुत सारी कंपनीज निकल के आई, बड़ी बड़ी बिग टेक कंपनीज। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो ऑफशोरिंग करी गई, बहुत सारी आउटसोर्सिंग करी गई। जब इन यूएस बेस्ड कंपनीज ने इंडिया में भी बहुत सारे छोटे छोटे अपने सब्सिडरीज खोले, तो इसके कारण बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला और अच्छे अच्छे पैकेज भी मिले, है ना। लेकिन 2008 के बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्रैश होता है ओवरऑल इकोनॉमी में। उसके बाद ये पता चलता है कि जो ये एम्प्लॉयमेंट का ये बूम था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर हायरिंग हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ओवर हायरिंग हो चुकी है। इसलिए अब 2020 के बाद, कोविड-19 के बाद एक ऐसा फेज आया है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को ले ऑफ करा जा रहा है, क्योंकि ये जो ओवर हायरिंग है ना, ये करेक्शन हो रहा है अब उसका। सिंपल से मतलब यही है, जो पास्ट इनएफिशिएंसी है वो अब सुधर रही है एक तरह से। ठीक है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी जो ओवर हायरिंग हो रही है बस वही करेक्शन हो रहा है उसका, इसलिए बहुत सारे लोगों को ले ऑफ करा जा रहा है? क्या यही एक कारण है इस पूरे ले ऑफ का? नहीं, एआई भी जिम्मेदार है थोड़ा। सी एआई जो है बहुत सारे इंसानों का काम कर देता है। पहले क्या होता था कि जो जॉब्स थी लोगों की, कुछ टाइम पहले वो गई थी ऑटोमेशन के कारण। ऑटोमेशन का मतलब कि एक इंसान जो कि मतलब 5-6 लोग मिलके एक शर्ट बनाते थे, तो ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि जैसे 5-6 लोग मिलके एक शर्ट बना रहे हैं, पहले यही था। लेकिन एक मशीन आ गई, अब उसको मशीन को चलाने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन चाहिए, और इस मशीन से बहुत सारी शर्ट्स बन जा रही है। तो इन 5 लोगों की जॉब सिर्फ एक बंदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मशीन आ गई। तो ऑटोमेशन के कारण लोगों की जॉब गई थी। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो कि कंप्यूटर चलाते हैं और कंप्यूटर वाली स्किल्स उनके पास, लेकिन एआई उन सारी स्किल्स एआई के पास है और वो अपने आप सारा काम कर दे रहा है। तो बहुत सारी कंपनीज अब लोगों को हायर भी नहीं करेगी। तो अब एआई जो है वो लोगों की जॉब ले रहा है। ठीक है, सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी है कि जो एआई है उसके कारण कंपनी का फोकस शिफ्ट हो गया। पहले कंपनी पैसे लगाती थी हायर करने में लोगों को, अब कंपनी पैसे लगा रही है किनको हायर करने के लिए? एआई स्पेशलिस्ट को हायर करने के लिए। तो मतलब कंपनीज हायर तो कर रही है, लेकिन लोअर लेवल हायरिंग रुक गई, क्योंकि अब अपर लेवल हायरिंग में पैसे देने पड़ रहे हैं उनको। ठीक है, एंड जो कंपनीज है वो ये बोल रही है कि उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई एआई को इंटीग्रेट करते हुए, तो इसलिए वो अब हायरिंग भी कम कर रही हैं। तो हाँ, एआई को भी ब्लेम करना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा ब्लेम जॉब लॉस का एआई के पास नहीं जाएगा, ये एक आर्टिकल ये बोल रहा है। ठीक है, और चीज़ बोली गई यहाँ पे कि ओवरऑल जो वर्कफोर्स है वो बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड कर रही है और उनकी कॉस्ट बढ़ गई। तो जो इनपुट कॉस्ट है, अगर देखा जाए किसी भी बिजनेस में, उनकी जो इनपुट कॉस्ट है ना, उसमें उनकी कॉस्ट ऑफ वर्कफोर्स भी
पार्टिसिपेट करती है। तो जब कॉस्ट ऑफ वर्क बढ़ जाती है तो जो कंपनीज है वो अब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर रही। ये भी एक चीज़ है, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अब मैंने आपको बताया कि एआई पे कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है, इसलिए वो हायर नहीं कर पा रही। लेकिन एआई पे इतना पैसा लगा तो लिया, लेकिन क्या उतना ही उसका रिटर्न मिल रहा है? अभी तक तो नहीं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली एआई को मोनेटाइज करना एक लॉन्ग टर्म गोल होगा। शॉर्ट टर्म में एआई उतना रिटर्न नहीं दे रहा जितना उस पर इन्वेस्टमेंट जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली सिर्फ एआई और जॉब्स पे क्वेश्चन नहीं आएगा, एआई से रिलेटेड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा जिसमें बहुत सारे आप पॉइंट्स लिखोगे, एक पॉइंट्स आप जॉब का इंक्लूड करोगे और वो कंटेंट आपका ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यूजेस गवर्नमेंट अर्जेस गवर्नमेंट टू स्टिक टू फिस्कल डेफिसिट टारगेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल अभी आया है इकोनॉमिक्स का, जिसमें सीआईआई क्या है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है बाय द वे, ठीक है। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या कंपनीज हैं वो साथ में आई और उन्होंने एक ग्रुप बना लिया ताकि वो गवर्नमेंट के साथ मिल के, मतलब हर कोई ये सारी इंडस्ट्री साथ में मिल के गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रख पाए, इसलिए एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है कि प्लीज़ आपका जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था ना 4.9% ऑफ जीडीपी का 2024 के लिए और 4.5% ऑफ जीडीपी का 2025 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, प्लीज़ उसको पूरा रखना और उसके बियॉन्ड फिस्कल उसके बियॉन्ड फिस्कल डेफिसिट मत बढ़ा देना, ठीक है। तो ये उन्होंने सजेशन दिया है। बट फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? देखो, जो गवर्नमेंट है उसके पास बहुत सारा पैसा आता है गवर्नमेंट टैक्स से या बहुत सारे नॉन टैक्स तरीके से भी पैसा कलेक्ट करती है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, उस पूरे पैसे को स्पेंड करती है। तो ये जो पैसा आया है इसको हम बोल देते हैं रिसीट्स, और ये जो गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करेगी इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन आपको पता है होगा हमेशा ही कि गवर्नमेंट ना बहुत बार, मतलब बहुत बार नहीं, ऑलमोस्ट हमेशा ही जितना पैसा आया है उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है। जितना पैसा आया है उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है। तो ये जो डिफरेंस है ना एक्सपेंडिचर और रिसीट में, इसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, फाइन। अब आप खुद सोचो कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, मतलब गवर्नमेंट के पास 100 रुपये हैं, लेकिन गवर्नमेंट को 109 रुपये का खर्चा करना है, तो 9 रुपये कहाँ से आएंगे? तो 9 रुपये गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है, बोरो करती है। तो कभी कभी प्रीलिम्स में लिखा होगा कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा बोरो करा, ये भी सही है। और फिस्कल डेफिसिट का ये भी मतलब है कि गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स और बोरिंग में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फाइन। और ये जीडीपी का जो पूरा परसेंटेज है ना उससे कैलकुलेट करा जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो अगर गवर्नमेंट प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट करती है, प्रूडेंट मतलब गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी डिसिप्लिन रहती है, फिस्कल डिसिप्लिन शो करती है, तब गवर्नमेंट अपनी जो फिस्कल डेफिसिट है उसको उस टारगेट तक रख पाएगी जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी। तो ये टारगेट क्या था, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्टडी ब्रिंग्स इंडियन स्टार टॉर्टोइज टू एविडेंस बेस्ड कंजर्वेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है क्योंकि आपने शायद देखा भी होगा बहुत सारे लोग अपने घर के अंदर इलीगली एक इंडियन स्टार टॉर्टोइज को रखते हैं, ठीक है। और ये जो इंडियन स्टार टॉर्टोइज है ये क्या है, IUCN जो है उसके अकॉर्डिंग ये वल्नरेबल है, वल्नरेबल स्टेटस इसको दिया गया है। दूसरी चीज़, जो साइट्स है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनली बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनका ट्रेड होता है, उस ट्रेड को रेगुलेट करती है और इलीगल ट्रेडिंग को ये रोकती है। तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है। इंडिया के अंदर भी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके भी ये शेड्यूल 1 में आता है। तो मतलब हर जगह इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है। IUCN में वल्नरेबल दे रखा है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको प्रोटेक्शन है। तो मतलब इसका ट्रेड करना और इसको अपने घर में भी रखना इलीगल है, लेकिन बहुत सारे इंडियन हाउसेज में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको एग्जॉटिक पेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसकी जो रेंज है, हर स्पीशी की रेंज आपको पता होनी चाहिए। तो इंडियन स्टार टॉर्टोइज की रेंज देखो, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, ईस्टर्न इंडिया में थोड़ी सी है, सदर्न इंडिया में है और श्रीलंका में। तो ये रेंज आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मैप डाला है। मैप एक बार आप देख लोगे तो आप रेंज फिर भूलते नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा बहुत सारे स्टार टॉर्टोइज को रखा जाता है कैप्चर करके और फिर उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, जिसके कारण जो इंडियन स्टार टॉर्टोइज हैं इनके ये जो शेल्स है ना, इनके शेल पे छोटे छोटे ऐसे बम्प्स बने हुए हैं, ये बहुत बड़े बड़े बम्प्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं शेल पिरामिडिंग। उनका शेल जो ऐसे था वो अब ऐसे होने लग जाता है,
क्योंकि उनको उनकी ब्रीडिंग कैप्टिव में करी जाती है और इसके कारण उनका वाइल्ड में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इतनी सी न्यूज़ थी, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इस पे जो कंजर्वेशन है उस पे और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बस यही एक आर्टिकल था। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। हैव अ गुड डे।